नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है 11th और 12th का, जिसमें अपन बात करने वाले हैं किसकी बेटा, अपन 11th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है, 11th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी ने 12th क्लास की भी देखी होगी, और अब अपन किसके बारे में देखने वाले हैं, अब अपन जो 11th क्लास की है उसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और 11th क्लास में आप सभी को पता है कि 3 ब्रांच, मेनली मैंने सुबह वाली क्लास में बताया था कि 3 ब्रांच होती है, तो एक बार अपन दोबारा से एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, अपन सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने के पहले अपन किसके बारे में चर्चा करते हैं, पहले अपन चर्चा करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हिंदी में कहते हैं भाई साहब कृषि। क्या कहते हैं बेटा, कृषि कहते हैं। एग्रीकल्चर लेटिन भाषा के 2 वर्डों से मिलकर बना है, एग्रा प्लस कल्चर। ठीक है, तो लेटिन लिख लेना कि लेटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। अगर आपको पूछ ले, बेटा, क्या पूछ ले, अगर आपको पूछ ले किसके बारे में, अगर आपको पूछ ले कि ये जो कृषि शब्द है ये संस्कृत भाषा का, ओनली कृषि की बात कर ले, संस्कृत भाषा का जो कृषि धातु है इससे मिलकर बना है। और कृषि ये नहीं कि एग्रीकल्चर वाला कृषि, अपन बात करते हैं ये कृषि की बात कर ले तो ये कृषि किससे मिलकर बना है, ये अपने कृष धातु, एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर तो लैटिन भाषा का है, और इसके साथ में ही ओनली कृषि शब्द की बात करते हैं तो वो किसका बना है, वो संस्कृत में एक संस्कृत का वर्ड आता है जिसकी बात करते हैं कृष धातु से मिलकर बना है। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना। अब इस एग्रीकल्चर के मेनली 3 ब्रांचेज होती है। सबसे पहले की बात करते हैं एग्रोनॉमी आती है। एग्रोनॉमी को अपन क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए आपका, सस्य विज्ञान आता है। इसके साथ में ही दूसरा आता है हॉर्टिकल्चर। कौन सा आता है बेटा, हॉर्टिकल्चर आता है, जिसको उद्यान विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उद्यान विज्ञान बोला जाता है। इसके बाद में थर्ड अपने आती है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जिसको बोला जाता है, एनिमल हस्बेंड्री जिसको पशुपालन बोला जाता है। अब वैसे नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि सर किस में किसका अध्ययन करते हैं, पर फिर भी बता देता हूं, एग्रोनॉमी में अपन 2 चीजों का अध्ययन करते हैं, फसल उत्पादन और इसके साथ में खेत का प्रबंधन या मृदा का प्रबंधन आप बोल सकते हो, खेत या मृदा का प्रबंधन इसको बोल सकते हो। इनकी क्रियाओं और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वो एग्रोनॉमी में किया जाता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर में, फल मतलब फ्रूट्स, फूल मतलब फ्लावर, और इसके साथ में फल फूल, और इसके साथ में ही अपन किसका अध्ययन करते हैं बेटा, फलों का, फूलों का, और इसके साथ में ही सब्जियों का जो अध्ययन करते हैं। इनमें भी अलग अलग ब्रांचेज होती है, आगे की ओर बात करेंगे। फलों की बात करते हैं पोमोलॉजी होती है, फूलों की बात करते हैं फ्लोरिकल्चर होती है, सब्जियों की बात करते हैं ऑलेरिकल्चर होती है। अब इसके बाद में आती है पशुपालन, जिसमें पशुओं के पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें जिसमें लाइव स्टॉक भी होंगे और इसके साथ में ही पोल्ट्री भी होंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। तो ये अपने क्या है बेटा, ये इसकी ब्रांचेज है। एग्रोनॉमी में जो फसलें आती है, फसलों को कैसे उत्पादित किया जाता है इसके बारे में पढ़ा जाता है। इसके बाद में आता है खेत या मृदा का प्रबंधन, मतलब अपन खेत में जुताई कैसे कर सकते हैं, अपन उर्वरक कैसे दे सकते हैं, अपन सीड कैसे अपन उसमें डाल सकते हैं, मतलब सीड बोने का तरीका वगैरह, सीड के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, ये सारा जो अध्ययन करते हैं ये किस में करते हैं, सिंचाई वगैरह का सारा, जुताई वगैरह का सारा अध्ययन किस में करते हैं, एग्रोनॉमी में। हॉर्टिकल्चर में अपन फल सब्जियों वगैरह के बारे में, और इसके साथ में अचार बनाना, आपने नाम सुना है, अरे अचार बनाना सुना है क्या, कि सर बिल्कुल सुना है। जेली बनाना सुना है, जैम बनाना, वो सारा अपन किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में। अरे डेयरी से रिलेटेड सारा अध्ययन किस में किया जाता है, अपने एनिमल हस्बेंड्री में
किया जाता है, इनकी नस्लें वगैरह पशुओं की कैसे पाला जाता है, सारी स्टडी अपन उसी में करते हैं। तो बेटा ये अपनी क्या है, ये अपने 3 ब्रांचेज है मेनली एग्रीकल्चर की, ठीक है। ये वर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर एग्रीकल्चर दे दे तो लैटिन लिख देना। अगर आपको कृषि दे दे और इंग्लिश में भी कृषि लिखा हुआ हो और ये भी कृषि लिखा हुआ हो, 2 लैंग्वेज में अगर पेपर आए हैं जेट वगैरह में, ये दोनों में ही आपको कृषि इंग्लिश में लिखा हुआ हो, तो बेटा उस जगह पर आप क्या करोगे, मतलब कृषि का मतलब है एक तो ऐसे कृषि लिखा हुआ हो और एक कृषि कैसे लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा हुआ हो, तो उसमें आपको संस्कृत की कृषि धातु आपको राइट आंसर मानना है। इसके बाद में बात करते हैं, जब एग्रीकल्चर लिखा हुआ हो और कृषि लिखा हुआ हो तब आपको क्या मानना है, तब आपको लैटिन भाषा मानना है। कौन सा मानना है बेटा, लैटिन भाषा मानना है। अब आपको कुछ ट्रिक है, जिनके अंत में लोमी या लोजी हो, वे वर्ड ग्रीक भाषा के होते हैं। अरे किसके होते हैं बेटा, ग्रीक भाषा के होते हैं। और जिनके अंत में कल्चर हो, क्या हो बेटा, कल्चर हो, तो वो लेटिन के होते हैं। किसके होते हैं बेटा, वो लेटिन लैंग्वेज के होते हैं। अब इसमें आपको याद रखना, जैसे एग्रीकल्चर है तो वो किसका हो जाएगा, लेटिन का हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर है लेटिन का हो जाएगा। ओलेरिकल्चर है लेटिन का हो जाएगा। और एग्रोनॉमी है ग्रीक का हो जाएगा। इससे आपको कुछ अपवाद आपको मिलेंगे बेटा, अपवाद आपको मिलेंगे जो कि जिनके अंत में लोमी या लोजी है फिर भी वो किसके नहीं है, अपने ग्रीक के नहीं। ऐसे भी अपवाद होते हैं कि सर कौन से होते हैं, जैसे कि पोमोलॉजी होता है। कौन सा होता है बेटा, पोमोलॉजी होता है। और पोमोलॉजी की बात करते हैं तो पोमोलॉजी कौन सी का है बेटा, लेटिन प्लस ग्रीक का। अरे किसका है बेटा, लेटिन प्लस ग्रीक भाषा का है। मतलब अपन बात करते हैं लेटिन का। पोमम किसका है, पोमम वर्ड किससे लिया गया है, लेटिन से। और लोगो शब्द किससे लिया गया है, ये ग्रीक से लिया गया है। इसलिए लेटिन प्लस ग्रीक के नाम से इसको जाना जाता है। नोट लगाकर लिख लेना। एग्रोनॉमी के पिताजी, एग्रोनॉमी के पिताजी, ये लिख लो भाई साहब, पीटर डी क्रेसन जी। पीटर डी क्रेसन जी लिख लेना। इसके बाद में एक और लिख लो भाई साहब, सोइल के भी लिख लेना, क्योंकि सोइल भी तो इसी में आती है। तो सोइल के पिताजी की बात कर लो। मतलब भाई साहब ये मैं आपको लिख रहा हूं, ऐसे पिताजी मत लिख लेना, वहां पर जनक लिख देना। वहां पर क्या लिख देना, याद करने के लिए लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पिताजी फादर है, ठीक है। तो कौन आ जाएंगे, वीवी डॉकुचे, वीवी डॉकुचेव आ जाएंगे। ये इसके क्या है, पिताजी हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नोट लगाकर ये सारी चीजें पहले आपको क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। ओके, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपना जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले कृषि की डेफिनेशन अपने को देखनी है। किसकी देखनी है बेटा, कृषि की डेफिनेशन देखनी है। पर कृषि की डेफिनेशन देखने से पहले कुछ अपने को पढ़ना होगा। और कुछ पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले ये जानना है कि अपना जो भारत देश है बेटा, अपना जो भारत देश है, उस भारत देश में अपने को ये जानना है कि भारत देश में टोटल जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का कितना भाग कृषि पर निर्भर है। कृषि और कृषि से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज है उन पर बेटा 70% क्या है, निर्भरता है। 70% निर्भरता किस पर है बेटा, 70% डिपेंड है अपनी भारत की जनसंख्या किस पर है, कृषि मतलब एग्रीकल्चर। और इसके साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज है उन पर क्या है बेटा, डिपेंड है। इसके बाद में आता है, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में भी तो पढ़ना है, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री के बारे में भी तो पढ़ना है। तो सबसे पहला तो ये याद रखना कि अपन बात करते हैं 70% जो जनसंख्या है, 70% जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है बेटा, वो अपने कृषि और इसके साथ में कृषि उद्योगों पर क्या है, निर्भर है। और अपना जो भारत देश है ना, भारत देश क्या है, कृषि प्रधान देश रहा है बेटा। क्या, कृषि प्रधान देश है। अरे भाई साहब जिसकी जनसंख्या 70% निर्भर हो कृषि पर, वो कृषि प्रधान देश ही होगा। तो अपना देश क्या है बेटा, कृषि प्रधान देश है। कौन सा है,
अपना देश कृषि प्रधान देश है। अपने देश में अपने को बहुत सारे वेद ऐसे मिलते हैं जिनसे अपने को पता चलता है कि अपन पहले से खेती करते आ रहे हैं और पहले से महारती है खेती करने में। ठीक है, ये अपने को क्या चलता है बेटा, इससे पता चलता है कि सर ऐसी बात है क्या, बिल्कुल ऐसी बात है। फिर इसके बाद में एक अपने को पता चलता है, क्वेश्चन भी आता है यहाँ से कि सर क्या क्वेश्चन आता है बेटा, FAO की बात करते हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के एक कृषि विशेषज्ञ थे। FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य कृषि संगठन। इसके भाई साहब एक विशेषज्ञ थे जिसको कृषि विशेषज्ञ भी आप कह सकते हो, उनका नाम था KL मेहरा उनका नाम था। और इन्होंने बताया कि जो अपना भारत देश है ना, भारत देश प्राचीन काल से मतलब पहले से ही एक साथ 2 फसलें लेने वाला पहला देश है। मतलब इन्होंने कहा कि विशेषज्ञ इन्होंने कहा कि पहला देश भारत है जो कि एक साथ 2 फसलें लेने वाला है। मतलब सबसे पहले एक साथ 2 फसलें किन्होंने ली थी भाई साहब, सबसे पहले मतलब एक साथ 2 फसलें लेना शुरू किसने किया था, या 2 फसलों की खेती करने का जो परिणाम है वो कौन से देश का मिलता है, तो बेटा दुनिया का पहला देश था, दुनिया का पहला देश अपना भारत देश था जो कि एक साथ में 2 फसलें लेता है। ठीक है, तो यह आपको जरूर याद रखना है। इसके साथ में आपको एक और पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, इसका जरूर याद रखना बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक साथ 2 फसलें लेने वाला कौन सा देश था, तो वो अपने भारत देश था। अब इसके साथ में ही अपने को पता चलता है कि ये जो पता चला था कि एक साथ 2 फसलें लेने वाला है, ये कौन सी नदी के किनारे चला था, मतलब कौन सी नदी के किनारे इन चीजों के बारे में अवशेष वगैरह मिले, तो सरस्वती नदी का याद रखना था। कौन सी नदी का याद रखना है, सरस्वती नदी का याद रखना है कि भारत अपना पहला देश था जो कि एक साथ 2 फसलें लेने वाला बना, और इसके साथ में सरस्वती नदी के किनारे इनके क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, अवशेष मिलते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद में आता है कि अपन पहले से अब कुछ फसलें ऐसे मान सकते हैं कि अपन ने आजकल लेने लगे, पर अपन बात करते हैं बहुत सारी तो ऐसे हैं कि जो पहले से लेकर आ रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग एक अपने महाभारत वगैरह में एक कहावत मिलती है। ठीक है, एक कहावत मिलती है, आपको पूछा जा सकता है कि ये किसने किसको कहा था। ये एक लाइन कही थी महाभारत में, सभा पर्व में ऋषि नारद ने कही थी युधिष्ठिर से। ऋषि नारद ने युधिष्ठिर से एक बात कही कि हे राजन, कृषि को सुधारने हेतु स्थान स्थान पर कुएं, बावड़ी, तालाब इत्यादि खुदवाएं, ताकि राज्य में कृषि वर्षा पर निर्भर ना रहे, राज्य में कृषि वर्षा पर निर्भर ना रहे। तो बेटा ये लाइन किसने किसको कही थी, ऋषि नारद ने ऋषि नारद ने युधिष्ठिर को कही। क्या कही, ये आप लिख लेना, हे राजन। बेटा ये महाभारत में लिखा गया था, कहां पर लिखा गया था, ये महाभारत में लिखा गया था। तो याद करना कि हे राजन, कृषि को सुधारने के लिए राज्य में, अब बोलोगे कि सर राज्य थोड़ना है, ये तो पूरा देश था ना। पर बेटा उस टाइम यही बोला जाता था कि राज्य में अपने को क्या करना है, कृषि को सुधारने के लिए राज्य में लिख भी सकते हो या न भी लिख सकते हो। ठीक है, या लास्ट में आप इसको लिख सकते हो। तो इन्होंने कहा कि कृषि को सुधारने के लिए अपने को जगह जगह पर मतलब स्थान स्थान पर कुएं, बावड़ी, तालाब आदि खुदवाने हैं, ताकि अपना जो राज्य है, राज्य में कृषि वर्षा पर निर्भर ना रहे।
ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो सुधारने के लिए स्थान स्थान पर हुई बावड़ी तालाब खुदवाएं ताकि राज्य में कृषि वर्षा पर निर्भर ना रहे, वर्षा पर निर्भर ना रहे। बेटा इन्होंने कहा कि हे राजन कृषि को सुधारने के लिए स्थान स्थान पर कोई बावड़ी तालाब खुदवाएं ताकि राज्य में कृषि वर्षा पर निर्भर ना रहे। किस पर? कृषि वर्षा पर निर्भर ना रहे। ठीक है, ये लाइन किन्होंने कही थी? ऋषि नारद ने कही थी, युधिष्ठिर को कही थी, लिख लेना था। अब इसके साथ में अपने को कुछ अवशेष ऐसे मिलते हैं जिनसे अपने को, जैसे कि आज अपन किसी फसल को चावल कहते हैं, चावल कहते हैं क्या? उसको पहले अक्षत कहा जाता था। क्या? अक्षत। तो इसका पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है, अक्षत के कोष्टक में लिख लेना चावल, पहले इसको अक्षत के नाम से जाना जाता था। कनक की बात करते हैं, कनक क्या हो जाएगा बेटा? कनक है। कनक की बात करते हैं, गेहूं लिख लेना। कनक की बात करते हैं तो क्या लिखना है बेटा? गेहूं लिखना है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जौ तिल, इनकी पहले खेती लेते थे, पर एक श्रीफल, श्रीफल को पहले अपन किस नाम से जानते थे? अरे सॉरी, श्रीफल आज भी कहते हैं, पर आजकल नाम क्या है? नारियल है। मेनली फेमस नाम क्या है? नारियल है। ठीक है, तो ये अपने को एक सूत याद रख लेना, सूत, कपास। ठीक है, आज भी ये नाम लेते हैं, पर पहले इन नाम से ही क्या करते थे? खेती करते थे। हल्दी की, मतलब ये प्राचीन, मैं ये बात नहीं कह रहा कि यहाँ पर पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि कपास को पहले किस नाम से? सूत। गेहूं को कनक के नाम से, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पर आपको मेनली याद रखना है कि ये जो फसलें है ना, ये पहले से लेते आ रहे हैं, प्राचीन काल से ही अपन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। इनके बारे में मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा जो काल की जो सभ्यता थी, इनसे भी क्या मिले हैं? कृषि उपज के अवशेष मिले हैं। इनके अवशेष कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो और इसके साथ में हड़प्पा काल से क्या मिले हैं बेटा? अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो ये अपने क्या है बेटा? ये अपने पास में है सारी इंफॉर्मेशन की प्राचीन काल से इन फसलों को क्या कर रहे हैं? उगा रहे हैं। अब अपने पास में आता मेन पॉइंट, जहां से क्वेश्चन आप सबसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो है कि अपने जो ऋग्वेद है, हाँ बेटा हाँ, आपके दिख रहे हैं, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी आपको पूछना है तो। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास अगर फर्स्ट बार ये जा रही है आपके, लाइक इस डेमो क्लास जा रही है, तो आप सभी को बता दूं कि फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है अपने एप्लीकेशन पर, ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप ज्वाइन करके और अपनी तैयारी के साथ साथ में, मतलब 11th की तैयारी के साथ साथ में आप तैयारी कर सकते हो, जाट सीयूईटी की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ में ही आप साथ में 12th की भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए, अपने अन्य जो साथी है उनको भी आप ज्वाइन करवाइए। ठीक है, अपन बात करते हैं बेटा ऋग्वेद में, अपने 4 पॉइंट अपने को पढ़ने हैं। ऋग्वेद में कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी भाई साहब कृषि के बारे में। किसमें मिली थी? ऋग्वेद में। क्या मिली थी बेटा? ऋग्वेद में इंफॉर्मेशन मिली थी किसके बारे में? पर्यावरण, वानिकी की बात करते हैं, फॉरेस्ट्री, कृषि उपकरणों के बारे में। किसके बारे में? एक तो वानिकी के बारे में, एक पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में, कृषि उपकरणों के बारे में। कृषि उपकरणों के बारे में क्या मिली बेटा? इसमें इंफॉर्मेशन मिली। मतलब अपन बात करते हैं ऋग्वेद में अपने को पता चलता है वानिकी के बारे में, कृषि के जो उपकरण है उनके बारे में, पर्यावरण के बारे में, इनके बारे में अपने को ऋग्वेद से पता चलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है
क्या पूछा जाएगा कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है कि सर किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको कृषि उपकरणों की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, तो अपने को कृषि उपकरणों की इंफॉर्मेशन मिलती है ऋग्वेद से। बस इतना सा लिखना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और इसके साथ में हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की अपन बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की और इसके साथ में मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, तो इनमें अपने को इनके द्वारा किस किस का पता चलता है? इनके द्वारा एक तो देसी हल का पता चलता है। किसका पता चलता है बेटा? देसी हल के बारे में अपने को पता चलता है। और इसके साथ में जुते हुए खेत का अवशेष कहां से मिला था? इन्हीं से मिला था। तो जुते हुए खेत आपको याद रखने हैं। इसके साथ में आपको देसी हल के बारे में, जुते हुए खेत के बारे में, अनाज के भंडारण के बारे में भी यहीं से पता चलता है। अनाज के भंडारण के बारे में भी यहीं से पता चलता है। अनाज के भंडारण से पता चला, भंडारण के बारे में यहाँ से पता चला, देसी हल के बारे में, जुते हुए खेतों के बारे में। इसके साथ में जो पहिए वाली जो गाड़ी थी बेटा, पहिए वाली जो गाड़ी थी, पहिए वाली गाड़ी के अवशेष भी यहीं पर मिले। पहिए वाली गाड़ी के अवशेष भी कहां पर मिले? यहीं पर मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट है पहिए वाली गाड़ी और इसके साथ में अनाज के भंडारण की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अपने को कहां पर मिलते हैं? ये अवशेष अपने को मोहनजोदड़ो और इसके साथ में ही हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। तो ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है। थर्ड पॉइंट आता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और थर्ड पॉइंट है अथर्ववेद। मतलब बात करते हैं अथर्ववेद की बात करते हैं, तो बेटा अथर्ववेद में अपने को किसके बारे में पता चलती है? अथर्ववेद में पादप सुरक्षा, किसके बारे में? प्लांट प्रोटेक्शन या पादप सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। अब कि सर ये पादप सुरक्षा क्या होता है? बेटा पादप को सुरक्षा किस किस चीज से कर सकते हैं? जैसे कि बात कर सकते हैं रोगों का प्रकोप हो, इससे सुरक्षा कर लो। खरपतवारों का प्रकोप हो, इससे आप क्या कर सकते हो? सुरक्षा कर सकते हो, मतलब प्रोटेक्शन कर सकते हो। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जो डिजीज है, जो अपने वीड्स है, जो अपने इंसेक्ट है, इनसे अपन क्या करें? इनसे अपन इनकी सुरक्षा करें, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लांट प्रोटेक्शन। क्या मिलते बेटा? प्लांट प्रोटेक्शन। और जो कोई इंग्लिश का साथी है उसको मैं कहना चाहूंगा कि बेटा आप यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए को समझो। इसके बाद में आपको जो पीडीएफ मिलेगी एप्लीकेशन पर जो पीडीएफ मिलेगी, और वो जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको इंग्लिश में ही मिलने वाली है। कौन सी लैंग्वेज में मिलने वाली है? इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलने वाली है। तो वहां से आपको इंग्लिश में प्रॉपर आपको लिखना है, ठीक है। और इसके साथ में यहां से ये वाली पढ़ के ये वाली फोन के सामने रखना, उसका प्रिंट निकलवा लेना, प्रिंटेबल के लिए अवेलेबल करवा देंगे। और इसके साथ में दोनों से बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना। यहाँ पर अपन बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश की अपन टर्मिनोलॉजी भी काफी सारी यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सीरियल्स के स्टोरेज की बात करते हैं, ठीक है। जुते हुए खेत, प्लाविंग के जो फील्ड वगैरह होते हैं, पहिए वाली गाड़ी है, व्हील वाली, ठीक है। तो ये अपने को जानकारी कहां से मिलती है? ये वेद से मिलती है, प्लांट प्रोटेक्शन के अथर्ववेद से मिलती है। इसके बाद में अपने को एक और पढ़ना है वराहमिहिर। क्या आता है बेटा? वराहमिहिर, जहां से कृषि उपकरणों की, मृदा वर्गीकरण की, सिंचाई प्रणाली की, मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है। तो ये मौसम पूर्वानुमान के लिए कई बार पूछा जाता है। वराहमिहिर वरहत संहिता में, वराहमिहिर वरहत संहिता में, वराहमिहिर के वरहत संहिता में बेटा ये आपको उसमें भी इंग्लिश में भी ऐसे ही मिलेंगे। वराहमिहिर वगैरह इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही मिलने वाले। तो यहाँ पर किस किस के बारे में जानकारी मिलती है? सबसे पहले तो लिखना कि सॉइल का क्लासिफिकेशन, हिंदी वाले लिख लेना मृदा वर्गीकरण। सॉइल का क्लासिफिकेशन, मृदा का वर्गीकरण हो जाएगा, सॉइल का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं सिंचाई प्रणाली, मतलब इरिगेशन सिस्टम। सिंचाई प्रणाली मतलब इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम लिख लेना।
अब इसके साथ में ही अपन और बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान मतलब बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग की अपने को कहां पर मिलती है, वाराहमिहिर की जो वृहत संहिता है इसमें मिलती है। इसके साथ में कृषि के उपकरणों की यहीं पर मिलती है। एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट है, कृषि के जो उपकरण है, उनकी भी जानकारी कहां पर मिलती है बेटा, वाराहमिहिर में मिलती है। कि सर कृषि के उपकरण एक जगह और लिखवा दिया, ऋग्वेद में भी लिखा दिया, पर यहाँ पर मेनली कौन सा पूछा जाएगा, मेनली आपको मौसम पूर्वानुमान और इसके साथ में सिंचाई प्रणाली वाला पूछा जाएगा। तो बेटा एक बार यहां तक कमेंट करके बता दो सारी चीजें क्लियर है, या फिर अपन चले आगे की ओर। अगर क्लियर है तो इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा एग्रीकल्चर की बात करेंगे। अरे किसकी बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे। तो जल्दी से एक बार बता दो, डेफिनेशन वगैरह की चर्चा करें फिर, ठीक है। अब कृषि की परिभाषा वगैरह के बारे में चर्चा करें, जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा। ये जो कृषि शब्द है बेटा, कृषि शब्द है, ये कृष धातु, कृष धातु संस्कृत से लिया गया है। इसका मतलब होता है खींचना, खींचना या जोतना, खींचना या जोतना। इसका क्या होता है बेटा, मीनिंग होता है। क्या होता है, खींचना, आकर्षित करना। जोतना इसका क्या होता है बेटा, जुताई करना, खेती करना। यही क्या होता है बेटा, यही इसका मीनिंग होता है। समझ में आ गया। और इंग्लिश वाले भी बेटा, आप जब तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, कॉन्सेप्ट आपको किसमें सीखना पड़ेगा, हिंदी में ही सीखना पड़ेगा। फिर आप आराम से एक बार बुक को रीड करोगे, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी अपने पास में बहुत अच्छा टाइम है और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। मेन थीम अपनी यही रहनी चाहिए कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इसके साथ में ही बात करते हैं बेटा, अपने एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, वो कृषि हो गया। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एक आता है एगर या एग्री, एग्री, और इसके साथ में एक होता है कल्चरा, कल्चरा होता है। क्या होता है बेटा, कल्चरा। इन दोनों वर्डों, ये दोनों वर्ड कौन सी भाषा के हैं बेटा, लेटिन भाषा के। अरे कौन सी के हैं, लेटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। इनका मतलब, इसका तो मतलब होता है मर्दा, और इसके साथ में ही कल्ट्रा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, ठीक है। तो अपन मर्दा में क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो वो क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है। अरे क्या होती है बेटा, एग्रीकल्चर होती है। अब आप एक अपने इसकी डेफिनेशन की बात कर ले, सीधी सी डेफिनेशन की बात कर ले कि कृषि क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होती है। तो इसमें आप लिखना अच्छे से, एक शॉर्ट सी एक डेफिनेशन है उसके बारे में, कि मर्दा की वह, सॉरी, मनुष्य की वह क्रिया, मनुष्य की जैसे कि अपनी अपनी वह क्रिया जिसका मेन उद्देश्य होता है अपने जो टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेस होते हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, धरातलीय जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करके खाना, रेशा, ईंधन और इसके साथ में ही इनका उत्पादन करना ही क्या होता है, कृषि होता है। तो मनुष्य की, कृषि की डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा मैं, कृषि की डेफिनेशन लिख रहा हूं एग्रीकल्चर की, मनुष्य की वह क्रिया, मनुष्य की वह क्रिया जिसमें मनुष्य क्या करता है, जिसमें मनुष्य क्या करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धरातलीय संसाधनों का मतलब ये जो मनुष्य की क्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य धरातलीय संसाधनों का, इंग्लिश वालों को भी बता दूंगा, जिसका मुख्य उद्देश्य धरातलीय संसाधनों का उपयोग करके मतलब धरातलीय संसाधनों का उपयोग करके क्या करना बेटा, उपयोग करके क्या करना, उपयोग करके खाना, रेशा, रेशा की बात करते हैं बेटा, कपास वगैरह की फसल से क्या होता है, रेशा होता है, और इसके साथ में ईंधन का, इसके साथ में ईंधन का उत्पादन करना, ईंधन का उत्पादन करना,
उत्पादन करना है। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि मैं खेती करता हूं, तो बेटा सबसे पहला क्या यूज में लेता हूं, सोइल यूज में लेता हूं, जल काम में लेता हूं, वाटर यूज में लेता हूं, इसके साथ में और भी बहुत सारे रिसोर्सेस, मतलब उनको मैं बोलूंगा धरातलीय संसाधन। इनका उपयोग करके मैं कोई भी फसल का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया, खाना मेरे को प्राप्त हुआ। और इसके साथ में ही मैंने क्या किया बेटा, मैंने कपास की फसल का उत्पादन किया, रेशा प्राप्त हो गया। और मैंने कोई वृक्ष वगैरह लगा दिए, ईंधन वगैरह प्राप्त हो गया। ठीक है, इनका उत्पादन करना ही क्या कहलाता है बेटा, कृषि कहलाता है। इंग्लिश में लिखना चाहो कि ह्यूमन की एक प्रोसेस है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो टेरेस्ट्रियल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करके किस किस का प्रोडक्शन करना, फूड का, फाइबर का, इसके साथ में फ्यूल का प्रोडक्शन करना ही क्या होता है बेटा, एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है बेटा, एग्रीकल्चर होता है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया क्या बेटा, अरे क्लियर हो गया क्या, कमेंट करके बता दो। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, थोड़ा सा अपन किसके बारे में चर्चा करते हैं, अपन चर्चा करते हैं, एम एस रंधावा ने एक बुक लिखी थी बेटा। एम एस रंधावा एक अपने वैज्ञानिक है जिन्होंने एक बुक लिखी थी बेटा। मैं आपको बता देता हूं, आपका मेन टारगेट 11th का नहीं होना चाहिए, मेन टारगेट होना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। 11th की 12th की बेटा आप कर सकते हो, इतना मेरे को विश्वास है कि आप 11th के साथ साथ में ही ये सारी चीजें कर सकते हो। और इतना वेल और बहुत अच्छे तरीके से आपको बेटा ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसमें 1 आवर की जगह 2 आवर लग रहे हैं या फिर 1 आवर की जगह 45 मिनट। मेन टारगेट ये रहेगा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। और आफ्टर बीएससी एग्री जो आफ्टर 12th आपकी जो भी एग्जाम्स हो, जैसे जेट, सीयूटी और जो भी कृषि में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दो, वो सारे एग्जाम आपके क्लियर हो सके। और वो होंगे, क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाएंगे। आज से आपको एक कसम खानी, एक प्रण लेना है कि सर आप जो भी पढ़ाओगे वो हम उसी दिन याद करेंगे और हम हमारी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। जिस भी मीडियम से होंगे उस मीडियम में हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। बेटा भारत में कृषि का इतिहास एक बुक है, इसका पूछ लिया जाता है कि किन्होंने लिखी थी। भारत में कृषि का इतिहास, भारत में कृषि का इतिहास बुक किन्होंने लिखी थी बेटा, भारत में कृषि का इतिहास बुक किन्होंने लिखी, ये बुक किन्होंने लिखी, कमेंट करके बताओ। जिसको भी पता है वो बताओ बेटा। ये लिखी थी एम एस रंधावा ने। अरे किन्होंने लिखी थी, एम एस रंधावा ने लिखी थी बेटा। किन्होंने लिखी थी, एम एस रंधावा ने लिखी थी। इसके साथ में आपको पूछ सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन बात करते हैं, हरित क्रांति के जनक मतलब पिताजी, जनक कौन है, फादर कौन है किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, इसके जनक कौन है बेटा, इसके जनक है, अपन वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, मतलब यहां पर किसी देश का नाम नहीं लिया, मतलब वर्ल्ड में कौन है बेटा, वर्ल्ड में अपने एन ई बोरलॉग, एन ई बोरलॉग मतलब नॉर्मल ई बोरलॉग हो जाएंगे। इसके साथ में ही अपन इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में फादर की बात करते हैं, इंडिया में कौन है बेटा, एम एस स्वामीनाथन। कौन है, एम एस स्वामीनाथन। कौन है रे बेटा, एम एस स्वामीनाथन है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन होगी, ग्रीन रेवोल्यूशन 2 क्रॉप के कारण आई थी बेटा। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति 2 फसलों के कारण आई। पहली फसल का नाम था गेहूं और दूसरी का था धान। मतलब बात करते हैं, धान को पैडी कहा जाता है, गेहूं को व्हीट कहा जाता है। इन दोनों के कारण आई, इन दोनों की भी कौन सी किस्मों के कारण, बोनी किस्मों के कारण, बोनी किस्मों के कारण। और अब की बारी जेट में क्वेश्चन आया था कि हरित क्रांति कब आई थी बेटा, 1966-67 पर, वहां पर ऑप्शन दे दिया 1965 से 1968, 1968 दे दिया। ठीक है, तो ये आपको 1966-67 याद रखना। गेहूं और धान की फसलों के कारण, बोनी किस्मों के कारण आई थी। किसके कारण आई थी बेटा, बोनी किस्मों के कारण आई थी। तो ये आपको जरूर याद रखना है। और इनके कारण ही हरित क्रांति आई। और जैसे कि अपने को पता है कि उस टाइम अपन बात करते हैं 1899 1900 के आसपास अकाल पड़ा। इसके साथ में बाद में देखे तो जनसंख्या बढ़ रही थी, खाद्य उत्पादन घट रहा था, तो इसलिए इस हरित क्रांति की जरूरत आई थी बेटा। मेनली हरित क्रांति किसके कारण थी, मेनली अपने गेहूं के कारण थी। किसके कारण थी बेटा,
गेहूं के कारण थी। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है बेटा, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। अरे समझ में आ गया क्या, बता दो एक बार, बता दो एक बार। 1800, अब आपको पूछ ले कि वो अकाल पड़ा था, वो भीषण अकाल पड़ा था, वो अकाल कब था बेटा, वो 1899 से, वो 1899, 1899, 1900 में भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था बेटा, भीषण अकाल पड़ा था। अरे क्या पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। तो ये जरूर याद रखना कि जो अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था, वो 1899 से और इसके साथ में ही 1900 के मध्य पड़ा था। और इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए सन 1904 में, सन 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कर दी गई। इसको देखते हुए अब चहुमुखी विकास करना था, मतलब चारों तरफ क्या करना था, विकास करना था। विकास करने के लिए भाई साहब क्या स्थापना होगी, भारतीय कृषि बोर्ड, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हो गई। किसकी होगी बेटा, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना 1904 को हो गई। अरे कब हो गई, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना पूछे 1904 याद रखना बेटा, क्या याद रखना है, 1904 याद रखना है। और फिर इसके बाद में, फिर इसके बाद में क्या हो गया, 1905 में, 1905 में दरभंगा बिहार, दरभंगा बिहार, दरभंगा बिहार, दरभंगा जिला है और बिहार में बात करते हैं तो बिहार में क्या हो गया, दरभंगा जिले का जो बिहार था उसमें गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे, नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे बेटा, गंडक नदी के किनारे एक कृषि शोध के लिए, कृषि शोध कार्यों के लिए क्या हुआ बेटा, फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना हो गई। क्या हो गई, फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना हो गई। किसकी, फिफ्स प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला की स्थापना हो गई। फिफ्स लेबोरेटरी की स्थापना अगर पूछ लेना बेटा 1905 आ जाएगा। फिफ्स लेबोरेटरी पूछ रहे हैं कि सर चहुमुखी विकास क्या होता है, बेटा चहुमुखी का मतलब होता है अब कृषि में चारों तरफ अपने को विकास की जरूरत लग रही थी कि चारों तरफ विकास होना चाहिए, तो उसी को चहुमुखी विकास कहा जाता है। ठीक है, अब फिर ये जो क्षेत्र था ना, ये पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र भाई साहब बाद में पूषा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। किस नाम से, पूषा बिहार, बेटा वही वही किस नाम से हो गया, पूषा के नाम से, PUSA के नाम से क्या हो गया बेटा, पूषा के नाम से ये क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। किस नाम से हो गया बेटा, पूषा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये अपने क्या है बेटा, ये पूषा की पूरी कहानी है कि 1899 1900 में क्या पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। अब भाई साहब जरूरत थी कि क्या हो सके, अब कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और चहुमुखी विकास चाहिए और भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कर दी 1904 में, 1904 में कर दी। 1905 में दरभंगा बिहार गंडक नदी के किनारे और फिफ्स प्रयोगशाला, और इसके साथ में ही बात करते हैं, इसको बाद में पूषा के नाम से जाने लग गया। किस नाम से बेटा, पूषा के नाम से। अब 1905 में तो हो गया, अब इस पूषा का नाम 1911 में चेंज कर दिया गया। इस पूषा का नाम, पूषा की स्थापना कब हो गई थी बेटा, फिफ्स की बात करते हैं, फिफ्स प्रयोगशाला, फिर पूषा के नाम से जानने लगे। फिर इसके बाद में ये जो पूषा में स्थापित था बेटा, इस फिफ्स प्रयोगशाला का नाम 1911 में चेंज कर दिया गया। 1911 में क्या नाम दिया गया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च हो जाएगा। तो 1911 में क्या हो गई भाई साहब, इसकी 1911 में क्या हो गई, इसका नामकरण चेंज कर दिया गया। कब, 1911 में।
1911 में क्या नाम कर दिया गया, ये थोड़ा सा याद रखना बेटा, कई बार पूछ लिया जाता है, ये तो कम पूछा जाता है, अब आएगी पूछने वाली चीजें तो। अब इसको 1919 में जो IARI न्यू दिल्ली आप सुनते हो ना, ये 1919 में कर दिया गया था। ये IARI नहीं है, ये क्या है, IIAR है, ठीक है, वैसे अपन देखे तो। पर अपन बात करें कि ये जो 1919 में पहले छेड़खानी कब हुई बेटा, 1905 में स्थापना हुई, फिर इसके बाद में 1911 में, फिर 1919 में होती है, और इसको IARI कर दिया जाता है, IARI। पर बेटा उस टाइम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं था, उस टाइम था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस टाइम क्या था बेटा, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका क्या था, नाम था बेटा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये IARI हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये दरभंगा जिले में अभी प्रेजेंट टाइम में भी कहां पर है, ये दरभंगा जिले में ही है, बिहार में ही है। पर भाई साहब 7 नवंबर 1936 को बाढ़ आती है भाई साहब। 7 नवंबर 1936 को क्या आती है, बाढ़ आती है। कहां पर आती है, जो दरभंगा जिले में जहां पर स्थापित था ना, मतलब बात करते हैं, ये बाढ़ तो शायद 1934 के आसपास आई थी, पर अपन बात करते हैं बाढ़ के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया। क्या अपन बात करते हैं, जो पहले था दरभंगा जिले में, तो अपन ने इसको भाई साहब स्थानांतरित कर दिया, पूषा इंस्टीट्यूट को पूरे को ही क्या कर दिया, इसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। ये स्थानांतरित करने की 1934 में आई थी, ठीक है, मैं एक बार कंफर्म करके और बता दूंगा, बाढ़ 1934 में आई और 1936 में इसको ट्रांसफर कर दिया, कहां पर, दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। और आज जो पूषा नई दिल्ली में जो IARI है ना बेटा, वो नई दिल्ली में कब आया था, पहले तो वो 1936 में तो कहां पर था, वो अपने था दरभंगा जिले में। कहां पर, दरभंगा जिले में ये था, ठीक है, गंडक नदी के किनारे था। पर इसके बाद में 1936 में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गया, बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो ये कब किया गया था, 1936 में। और आज भी कहां पर है बेटा, आज भी कहां पर है कि सर, आज भी अपने पूषा नई दिल्ली में ही है। फिर एक 1946 की घटना होती है, जिसमें जो IARI में जो इंपीरियल था ना, इंपीरियल की जगह इंडियन कर दिया गया, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको क्या रखना बेटा, याद रखना है। सबसे पहले देख लो कब स्थापित किया गया था, 1905 में दरभंगा जिले में फिफ्थ प्रयोगशाला पूषा की स्थापना हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है पूषा 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके साथ में 1919 में IARI इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके साथ में 7 नवंबर 1936 बाढ़ आई भाई साहब, फिर दिल्ली में क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा, ट्रांसफर कर दिया गया, IARI इसकी जगह क्या कर दिया गया, इंडियन कर दिया गया। ओके, क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या, कमेंट करके बता दो। जनक के बारे में बता दिया बेटा, 1960 का जो दशक था ना, उसमें बहुत ज्यादा गहन ऐसी चुनौती आ गई कि अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लाले पड़ गए भाई साहब। क्या पड़ गए, खाने के लिए लाले पड़ गए, कुछ भी नहीं था कि सर कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर ही तो आए थे ये जो अपन बात करते हैं डॉक्टर BP पाल, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने मिलजुल कर ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। ये क्या लेकर आए, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। और ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ऐसा मान लो अनाज ही अनाज कर दिया। इसीलिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन कहा उसको। क्या कहा बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा। तो आई होप आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक BP पालकर, इनका तो योगदान था। वैसे अपन फादर की बात करते हैं तो अपने देश में तो कौन था, MS स्वामीनाथन। इसके अलावा बाहर से 1963 में आए थे भाई साहब नॉर्मन ई बोरलॉग, भ्रमण के लिए आए थे भाई साहब, यहाँ पर लगी सहायता करनी चाहिए, सहायता कर गए, ठीक है।
16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको आप ICAR बोलते हो, 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना होगी। ICAR की क्या होगी? स्थापना होगी। ICAR दिवस, ICAR दिवस कब मनाया जाता है? ICAR दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई। अरे कब मनाया जाता है बेटा? 16 जुलाई को ICAR दिवस मनाया जाता है। अरे क्या मनाया जाता है बेटा? 16 जुलाई को ICAR दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है द ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, मतलब एग्रीकल्चर की जो एलाइड साइंसेस है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी है बेटा। अपन बात करते हैं, सबसे पहले आती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में मैंने कहा था कि इसमें किसका अध्ययन करते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन का, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं। फसल उत्पादन, अरे किसका? फसल उत्पादन का क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते हैं। तो ये अपने क्या हो जाएगी बेटा? ये अपने हो जाएगी कौन सी? ये अपने एग्रोनॉमी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा? एग्रोनॉमी हो जाएगी। मतलब एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? एग्रोनॉमी में अपन अध्ययन करते हैं बेटा किसका? अपन एग्रोनॉमी में अध्ययन करते हैं फसल उत्पादन का। किसका करते हैं बेटा? फसल उत्पादन का करते हैं। तो ये अपने कौन सी हो जाएगी? एग्रोनॉमी। और इसके साथ में ही फील्ड के मैनेजमेंट का, फील्ड के मैनेजमेंट का मतलब बात करते हैं खेत के प्रबंधन का। कि सर खेत का प्रबंधन कैसे? अरे भाई साहब, ये किसान भाई आपको जुताई करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? तो जुताई करना, खरपतवार निकालना, इसके साथ में सिंचाई करना, ये सारे कार्य भी किस में होते हैं? एग्रोनॉमी में होते हैं। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रोस नोमोस, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। और एग्रोनॉमी के पिताजी है पीटर डी क्रेसन जी। कौन है बेटा? पीटर डी क्रेसन जी। अरे कौन है? पीटर डी क्रेसन जी है। तो ये आपको क्या रखना है बेटा? अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में आता है हॉर्टिकल्चर। अरे क्या आता है? हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टस प्लस कल्चरा, हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस में किसका? हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन। कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। क्या होता है बेटा? कल्टीवेशन। तो अपन बात करते हैं गार्डन कल्टीवेशन, गार्डन कल्टीवेशन की बात करते हैं जिसमें अपन फल मतलब फ्रूट्स, सब्जी, पुष्प आदि से संबंधित फसलों का अध्ययन करते हैं। फल हो जाएगा जिसको आप फ्रूट बोलते हो, इसके साथ में फूल आ जाएगा जिसमें आप फ्लावर बोलते हो, सब्जी आ जाएगी जिसको ओलेरिकल्चर बोलते हो, सब्जियां आ जाएंगी। ठीक है, सब्जियों का अध्ययन किस में करते हैं? ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर में करते हैं, इसी की ब्रांच है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, इसी की ब्रांच है। ठीक है, तो बेटा ये अपने दूर से कौन सी हो जाती है? हॉर्टिकल्चर। अरे दिखाई दे रहा है क्या आपको? अरे दिखाई दे रहा है क्या? ग्रीन हाउस जिसमें अपन क्या कर रहे हैं? जिसमें अपन खेती कर रहे हैं, किसकी? फलों वगैरह की खेती कर रहे हैं। इसके बाद में आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते बेटा? इधर दिखाई दे रहा है क्या बेटा? ये अपने को कोई मुर्गी वगैरह दिखाई दे रही है, ये कोई बतख वगैरह ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इसके साथ में भेड़ वगैरह दिखाई दे रही है, सुअर दिखाई दे रहा है, इसके साथ में गाय भैंस सारे दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा यही एनिमल हस्बेंड्री है। अरे यही क्या है? अपने एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब पशुओं का जो अपन पालते हैं, पशुओं को क्या करते हैं? पालते हैं, रियरिंग करते हैं, उनकी साइंटिफिक तरीके से रियरिंग करते हैं। तो पशुओं को पालना, जो पशुओं को अपन पालते हैं, पशुओं को पालने का जो कार्य करते हैं जिस ब्रांच में, वो क्या हो जाएगा? अपने एनिमल हस्बेंड्री। एपीकल्चर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें अपन क्या करते हैं? जिसमें हनी बी का, जिसमें हनी बी का क्या करते हैं? रियरिंग करते हैं। हनी बी किसको बोलते हैं बेटा? हनी बी किसको बोला जाता है? हनी बी बोला जाता है मधुमक्खी को। मधुमक्खी का जिसमें पालन किया जाता है और हनी का प्रोडक्शन किया जाता है। हनी का क्या बोलते हैं? हनी को बोलते हैं शहद। शहद का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन, उत्पादन किया
जाता है। अरे क्या किया जाता है बेटा, प्रोडक्शन किया जाता है। तो समझिएगा एपीकल्चर में हनी बी मधुमक्खी का पालन किया जाता है। बेटा बहुत ही अत्यधिक महत्व वाली है ये जो हनी बी है, ये हनी बी शहद का उत्पादन देती है, मोम का उत्पादन देती है और 80% परागण। आपसे पूछ ले कि ज्यादातर परागण में सहायक कौन सा है निम्न में से, तो बेटा वो अपने मधुमक्खी होती है। कौन सी होती है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी को पालना, शहद का उत्पादन करना एपीकल्चर में करते हैं। अरे किस में करते हैं बेटा, एपीकल्चर में करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आता है फिशरी। अरे इधर दिखाई दे रहा है क्या, इधर आपको ये मक्खियों को, मधुमक्खियों को पाल रहा है। इधर बात करते हैं, ये अपने क्या है, ये अपने आता है फिशरी। अरे फिशरी में क्या करते हैं बेटा, फिशरी में मछली का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं, मछली का पालन करते हैं, मतलब मछलियों को पालते हैं। अरे किसको पालते हैं बेटा, मछलियों को पालते हैं, तो इसको फिशरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मछलियों को पालना क्या कहलाता है, फिशरी कहलाता है। कि सर आगे बताओ, आगे आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर की बात करते बेटा, ये जो अपने रेशम कीट है, मतलब इसमें क्या करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं, रेशम कीट का पालन। अरे बेटा रेशम कीट का तो पालन करेंगे, अपने को मजा आ रहा है क्या जो इनका पालन करेंगे, क्यों करेंगे, रेशा उत्पादन। अरे फाइबर का प्रोडक्शन करना है, रेशा का क्या करना है बेटा, उत्पादन करना है, इसलिए अपन इन रेशम कीट को क्या करते हैं, पालते हैं, इनकी क्या करते हैं बेटा, रियरिंग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशम कीट का उत्पादन हो जाएगा। अरे किसका हो जाएगा, रेशम कीट का क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा। तो ये अपने है रेशम कीट का पालन किया जाता है, रेशा का उत्पादन किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेरीकल्चर बोला जाता है। एक होता है मोरी कल्चर। मोरी कल्चर में क्या करते हैं, मोरी कल्चर में शहतूत का, शहतूत की खेती की जाती है। और शहतूत क्यों करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर शहतूत पर ही होते हैं। किस पर होते हैं बेटा, शहतूत पर ही इनको पाला जाता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सेरीकल्चर हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास में सेरीकल्चर आपको समझ में आ गया, जिससे रेशम वगैरह अपने को प्राप्त होता है। इसके बाद में होता है लेक कल्चर। बेटा लाख का कीट है, लाख का कीट। अरे चूड़ियां वगैरह बनाने के लिए काम में आती है, चूड़ियां वगैरह बनाने के लिए क्या आती है, काम में आती है। तो बेटा ये देखो, ये पेड़ों पर क्या है, ये पाले हुए हैं, क्या है, ये अपने लाख के कीट है। तो बेटा इसको, लाख के कीट को पालना किसके लिए, लाख के उत्पादन के लिए, लाख के या लेक प्रोडक्शन के लिए, लेक प्रोडक्शन के लिए लेक इंसेक्ट को पालना ही क्या कहलाता है बेटा, एंटोमोलॉजी में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेक कल्चर होता है, अभी इतना ही समझना है। ठीक है, तो लेक कल्चर किसको बोलेंगे, लाख के कीट को क्या किया जाता है, प्लांट पर क्या किया जाता है, पाला जाता है, और ये लाख का उत्पादन देता है, इसको लेक कल्चर कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया बेटा। अब आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री, अरे फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री में क्या आता है, फॉरेस्ट आता है। फॉरेस्ट का मतलब जंगल समझ गए, जिसमें अपन क्या करते हैं, वन वाले पौधों को उगाते हैं, वनों में उगने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं, उनके उपयोग के बारे में समझते हैं। तो वन वाले पौधों का अध्ययन वगैरह पढ़ते हैं, वन वाले पौधों का या पेड़ों का, पौधों या पेड़ों का क्या करते हैं, अध्ययन वगैरह करते हैं, उनको ग्रो करते हैं। तो उस ब्रांच को क्या कहा जाता है बेटा, फॉरेस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है मशरूम प्रोडक्शन। क्या था बेटा, मशरूम प्रोडक्शन, जिसमें क्या किया जाता है, मशरूम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, सीधा सा नाम है। इसके साथ में पोल्ट्री में बात करते हैं, पोल्ट्री में मुर्गी वगैरह का, मुर्गी का हो जाएगा, मुर्गी पालन का अपन क्या करते हैं, कुक्कुट का अध्ययन करते हैं, कुक्कुट पालन का अध्ययन करते हैं, सीधा सा याद रख लेना। तो ये पोल्ट्री हो जाएगा, विज्ञान की वह शाखा या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं, कुक्कुट पालन का अध्ययन करते हैं। तो वो क्या हो जाएगी बेटा, पोल्ट्री हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास में आती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में अपन क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली शाखा को ही क्या कहा जाता है बेटा, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, कीटों का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, इंसेक्ट बोलते हैं बेटा कीटों को, ठीक है, तो उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में एक होती है प्लांट पैथोलॉजी, इसको फाइटोपैथोलॉजी भी कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है बेटा, फाइटोपैथोलॉजी भी कहा जाता है, फाइटोपैथोलॉजी भी कहा जाता है बेटा। 3 वर्डों से मिलकर बना है, फाइटोन, पैथोस प्लस लोगोस। मतलब अपन क्या करते हैं, फाइटोन, फाइटोन का मतलब क्या है बेटा, पेड़ है, ठीक है, या पौधा आप जिसको बोल सकते हो, या पादप आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है। और पैथोस का मतलब क्या होता है, रोग, अध्ययन, मतलब पादप में लगने वाले रोग का अध्ययन, पादप में लगने वाले रोग का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं, कोई भी प्लांट है उस प्लांट में लगने वाले रोग, उसके लक्षण, उसका मैनेजमेंट है, ये सारा जो स्टडी करते हैं, ये सारी स्टडी किसमें करते हैं बेटा, प्लांट पैथोलॉजी में। किसमें करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी में करते हैं। क्लियर होगा आई होप। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, समझना ध्यान से बेटा, ठीक है, इनमें समझने का ही खेल है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा, ये कोई यूनिवर्सिटी है, ये कोई यूनिवर्सिटी है, ये क्या करती है, शोध या रिसर्च का कार्य करती है, शोध या रिसर्च का क्या करती है, कार्य करती है। अब ये रिसर्च का कार्य करेगी बेटा, किसका कार्य करेगी, ये शोध या रिसर्च का कार्य करेगी। अब रिसर्च करने के बाद में फाइनली इन्होंने कोई किस्म, कोई तकनीक, मतलब कोई वैरायटी या कोई भी तकनीक या टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप कर दी, कोई भी तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, और इसके साथ में ही कोई भी इन्होंने किस्म क्या कर दी बेटा, डेवलप कर दी। अब कोई भी किस्म डेवलप कर दी, कोई भी टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप कर दी, अब इसका क्या करना है, इसको किसके लिए की है, अरे एग्रीकल्चर में की है तो किसानों के लिए की है, किसके लिए, किसानों के लिए किए, तो इन्होंने तो डेवलप कर दी, अब वैज्ञानिक थोड़ा ना लेकर जाएंगे किसानों के पास में, नहीं, मतलब अपन बात करते हैं उसको फैलाने का कार्य कौन करता है, एक्सटेंशन, कौन करती है बेटा, एक्सटेंशन, जिसको एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा या एग्रीकल्चर की वह शाखा जिसमें अपन कृषि की जो भी नई नई तकनीकें हैं उनको खेत तक पहुंचाने का जो अध्ययन करते हैं, खेत तक पहुंचाने का जो अध्ययन करते हैं, उसको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसका है बेटा, वेल्थ की स्टडी की जाती है, वेल्थ की स्टडी की जाती है, धन का अध्ययन किया जाता है, अरे पैसों की लेन देन का अध्ययन किया जाता है, ऐसे समझो। अब अपन बात करते हैं, जैसे कि अब मैं यहां से कोई भी प्रोडक्शन है उसकी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, किसमें करूंगा, इकोनॉमिक्स में, धन का अध्ययन करूंगा, ठीक है। अरे भाई साहब पैसों के लिए तो करते हैं आजकल, किसके लिए करते हैं बेटा, सभी पैसों के लिए करते हैं, तो पैसों के लिए करते हैं, तो अपन कृषि में जो लागत आ रही है, जो इनकम आ रही है, इनकी गणना किससे करते हैं, इनकम कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी लग रही है, मतलब लागत कितनी है, आय कितनी प्राप्त हो रही है, तो ये बेटा ये अपनी किस में स्टडी करते हैं, ये अपन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। कृषि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं, तो ये कृषि अर्थशास्त्र हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा, अरे कमेंट करके बता दो एक बार, सभी साथी बता दो बेटा क्लियर है क्या सारी चीजें। इसके बाद में चले आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, मतलब अपन बात करते हैं कि जो अपने भारत की जो खेती है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी विशेषताएं बता दो। तो सबसे पहले निकल कर आता है कि अपने भारत देश में क्या होता है बेटा, अलग अलग टेम्परेचर है, हर जगह पर क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, और इसके साथ में ही वहां की आर्द्रता, वहां की वर्षा, वहां का वायु वेग, सारी चीजें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, सारी चीजें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो अपनी जो खेती है ना वो क्या है बेटा, मानसून पर आधारित है। पहली विशेषता निकल कर आती है, फार्मिंग इज बेस्ड ऑन मानसून, मतलब किस पर आधारित है, मानसून पर। 6 महीने भारत में 6 मंथ तक तो कौन सा आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिम
मानसून। अरे कौन सा आता है बेटा, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। कौन सा आता है, 6 महीने तक तो कौन सा आएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं चलेगी और इससे यही माह आएगा, यही मानसून आएगा। ये जून माह में आता है बेटा, अभी ये जो चल रहा है ना, ये यही मानसून है। ये कब आता है, जून माह में आता है। कब आता है बेटा, जून माह में आता है। तो मानसून पर आधारित है, पर मानसून भी दो प्रकार के होते हैं। पहले अपन बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा हो जाती है लगभग, और ये जून माह में आता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ क्षेत्रों में दिसंबर जनवरी माह में भी आता है, जिसको मावठ कहा जाता है। क्या कहते हैं, मावठ कहा जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो दिसंबर जनवरी माह में आता है ना, उसको मावठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मावठ भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना, कुछ जगहों पर क्या आता है, दिसंबर जनवरी में आता है। अपने ज्यादातर कौन सा आता है, यही आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। याद रखना क्या हो जाएगा, ये जून माह में क्या होता है बेटा, जून माह में हो जाता है। अगर अपन ये दिसंबर जनवरी वाला, अगर मावठ जिसको बोलते हैं, सर्दियों में आने वाली वर्षा को बोलते हैं, ठीक है, तो वो जरूर याद रखना। अपनी 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, सीधा सा पता है। भारत कृषि प्रधान देश है, शुरू में ही बता दिया था। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और इसके साथ में 70% आबादी किस पर निर्भर है बेटा, अपने एग्रीकल्चर पर है। और जब सूखा पड़ जाता है तो भाई साहब पूरे देश में संकट आ जाता है। क्या आ जाता है, पूरे देश में क्या आ जाता है, संकट आ जाता है। इसके बाद में देखिएगा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी क्या आती है बेटा, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी आती है। किस, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, आज भी अपना जो भारत खेत है ना, सॉरी भारत देश है, भारत देश में क्या होते हैं, जो किसान है, जो किसान है वो किसान क्या करते हैं, वो पारंपरिक तकनीकों का ही प्रयोग कर रहे हैं। पारंपरिक तकनीकों का ही क्या कर रहे हैं बेटा, प्रयोग कर रहे हैं। मतलब परंपरागत तकनीकी से ही क्या कर रहा है, वो ही तो परंपरागत बीज यूज में ले रहा है, वो ही परंपरागत खाद यूज में ले रहा है, वो ही परंपरागत क्या ले रहा है, कृषि यंत्रों को क्या ले रहा है, उपयोग में ले रहा है। मतलब वो क्या है बेटा, वो अपने परंपरागत तरीके से है। एक्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब अब बात करते हैं खाद्यान्नों की अधिकता है। मतलब बात करते हैं ज्यादातर जो फसलों का चयन करते हैं, हॉर्टिकल्चर उद्यान वगैरह में तो कोई जाते ही नहीं है, कोई जाते ही नहीं है। ज्यादातर बोएगा वो क्या बोएगा, वो अपन बात करते हैं खाद्यान्न बोएगा, जिससे तुरंत अपने को पैसे मिल जाए, तुरंत क्या मिल जाए, पैसे मिल जाए। तो ये ज्यादातर क्या होती है बेटा, खाद्यान्न की अधिकता होती है। पॉइंट्स का ध्यान रखो, पॉइंट्स के अंदर तो आराम से आप लिख दोगे, या फिर आपके 12th में तो थ्योरी इतनी पूछी जाती है, तो उसमें पॉइंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है रोजगार का प्रमुख साधन। अरे जब 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो रोजगार तो दे ही रही है। अरे रोजगार तो दे रही है। भारत में क्या है बेटा, भारत में ज्यादातर क्या होते हैं, कृषि पर ही निर्भर होते हैं। और जो मजदूर लोग हैं, वो मजदूर भी क्या करते हैं, वो मजदूर भी इसी पर निर्भर रहते हैं। वो भी खेती भी करते हैं और मजदूरी का भी कार्य करते हैं। नेशनल इनकम का क्या है बेटा, मेन सोर्स है। मतलब अपन बात करते हैं 70% जनसंख्या है, तो ये राष्ट्रीय आय में भी तो अपना क्या देती है, राष्ट्रीय आमदनी में भी अपना क्या देती है, योगदान देती है। मतलब राष्ट्रीय आय का क्या है बेटा, ये स्रोत है। क्या है, राष्ट्रीय आय का क्या है बेटा, स्रोत है। इसके बाद में बात करते हैं रॉ मटेरियल, जैसे कि अपन बात करते हैं रॉ मटेरियल फॉर डेयरी प्रोडक्शन। मतलब चारा प्रदान कौन करता है, अरे भाई साहब रिंज का अपने को खेती से मिलता है कि नहीं मिलता है, कि सर बिल्कुल मिलता है, रिंज का मिलता है। तो ये रिंज का किसको देंगे, ये पशुओं को देंगे। पशुओं से दूध का क्या होगा, उत्पादन होगा। तो डेयरी के लिए कच्चा माल मिल गया कि नहीं मिला, कि सर बिल्कुल मिल गया। इसके बाद में फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी, अगर अपन खेती करेंगे, अगर अपन खेती करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, खाद्यान्न उपलब्ध हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, खाद्यान्न क्या हो जाएगा बेटा, उपलब्ध हो जाएगा। मतलब फूड ग्रेन की क्या हो जाती है, अवेलेबिलिटी हो जाती है, उपलब्धता हो जाती है। अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। किसकी बात करते हैं, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। स्कोप किस किस में है, अब मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। ये कोई हिंदी अगर इंग्लिश वाले हो, सॉरी हिंदी वाले हो तो कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। वैसे सभी हिंदी से ही है, पर आप ऐसे नहीं कि सर इंग्लिश में दे दिया तो हमारे को नहीं पढ़ना है। हिंदी वालों को इंग्लिश में पढ़नी है और इंग्लिश वालों को हिंदी में पढ़नी है। दोनों चीजें लैंग्वेज में अपने को समझते हुए चलना है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर साइंस का क्या क्या स्कोप है।
एग्रीकल्चर साइंस की अपन बात करते हैं कि इसका क्या क्या स्कोप है। तो सबसे पहला स्कोप है साइंटिफिक फार्मिंग कर सकते हैं। अरे वो ही है, एग्रीकल्चर मैंने ली है, आप मेरे से पूछो कि क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप क्या कर सकते हो, आप वैज्ञानिक खेती करो, क्रॉप का प्रोडक्शन करो, हॉर्टिकल्चर को आप वैज्ञानिक तरीके से ग्रो करो, फलों के वृक्ष लगाओ, बड़ी आमदनी प्राप्त करो। इसके साथ में एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं का पालन करो। और ये सारी चीजें ट्रेडिशनल तरीके से मत करो, ये साइंटिफिक वैसे करो जिससे आपको क्या हो सके, अच्छी आमदनी मिले। और ये स्कोप हो जाएगा एग्रीकल्चर में सबसे पहला। ठीक है, तो ये बेटा ये होता है क्रॉप का प्रोडक्शन, यहाँ पर लिख देना, पूरी चीजें बता देता हूँ। वैज्ञानिक खेती, इसके साथ में पशु उत्पादन, उद्यान विज्ञान हो जाएगा, इसके साथ में एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन हो जाएगा, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद में आता है सर्विस एरिया। सर्विस का मतलब होता है जॉब अपने को जहां पर मिलती है। पहला तो आप खेती कर सकते हो, मतलब फसलों का उत्पादन। अरे बहुत सारे लोग बहुत पैसे कमाते हैं, आप ऐसे मत समझ लेना कि सर ये भी कोई स्कोप होता है क्या। अब इसमें जॉब कहाँ कहाँ पर मिलती है, अभी मैंने बताया था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मतलब एग्रीकल्चर में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको फैलाना, उसको क्या करना, स्प्रेड करना, किसानों तक पहुंचाना। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जॉब मिल सकती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो अपने कृषि उत्पाद बनाने की जो कंपनियां हैं उनमें मिल सकती है। इसके साथ में ही बात करते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन, आप कोई पढ़ाने का कार्य कर रहे हो, आप कोई पढ़ाने का कार्य कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सर्विस एरिया हो जाएगा, जहां पर आप सेवा दे सकते हो, जहां पर आप नौकरी कर सकते हो। कृषि अनुसंधान में, जैसे कोई सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई प्लांट डिजीज और पेस्ट अपन क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, कोई भी प्लांट डिजीज है, कोई भी कीट है, इनका नियंत्रण कर रहे हैं, तो इनमें भी क्या होता है बेटा, इनकी रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, स्कोप है, मतलब साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हैं। इसके साथ में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और इसके साथ में एग्रीकल्चरल क्रॉप ट्रेड, मतलब आपने कोई भी फसलों का उत्पादन हुआ, फसलों के उत्पादन का क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जैसे कि एग्री बिजनेस हो जाएगा, एग्री क्लिनिक हो जाएगा, कोई भी उपज हुई उसको आप बेच रहे हो। जैसे मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में नहीं है तो मैं किसी से खरीदूंगा और अगले को बेचूंगा, तो बीच में मैं भी प्रॉफिट कमाऊंगा। तो कृषि उपज का क्या कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। जिसके बारे में दे रखा है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की बात करते हैं, डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो दूध वाले जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनका क्या कर सकते हैं, उनका एक बढ़िया व्यवसाय अपन खड़ा कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। इसके साथ में जगरी, जगरी की बात करते हैं, गुड़ वगैरह बनाने का, क्या हो जाएगा, गुड़ वगैरह बनाते हैं वो आ जाएगा। टेक्सटाइल की बात करते हैं, वस्त्र वगैरह बनाने का आ जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें अपन मेनली बात करते हैं दवाएं वगैरह बनाने के काम में अपन लेते हैं। रेडीमेड जो फूड होता है उसके लिए हो जाएगा तैयार खाद्य पदार्थ। इसके साथ में टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको से अपन नहीं बनाते क्या, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तो ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है। कंपोस्ट खाद बना रहे हो, कोई फर्टिलाइजर बना रहे हो, वर्मी कल्चर, कोई नर्सरी आपने तैयार कर ली, एग्रीकल्चरल केमिकल्स आपने बना लिए, और कोई भी इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर ली, तो बेटा ये भी क्या है, इंडस्ट्रीज है। आप इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हो, आप खुद की इंडस्ट्री चला सकते हो, वो भी तो आपका स्कोप है। आप मेरे से पूछना होगी तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप ये भी कार्य कर सकते हो। आप एग्री बिजनेस कर सकते हो, एग्री क्लिनिक है, और कोई भी प्रोडक्ट्स है उन प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, मतलब सेल्स मैनेजर बन सकते हो विभिन्न प्रकार की कंपनियों में, या ये खुद का आप व्यवसाय कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये सारे क्या है, ये सारे स्कोप है, ये सारे आपसे पूछे तो ये सारे क्या है, स्कोप है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में कौन सा आता है, नेक्स्ट अपने पास में आता है रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जैसे कि मैं बात करता हूँ कोई भी वस्त्र वाला कोई भी है, जैसे कि वस्त्र बनाने हैं तो कपास की फसल चाहिए। अरे क्या चाहिए, कपास की फसल चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, किस प्रकार से याद रखना है, आपसे पूछ ले, आपसे कोई भी पूछ ले कि टेक्सटाइल के लिए कौन कौन सी फसलें चाहिए, तो अपने को कपास वगैरह चाहिए, जूट चाहिए, जिससे अपन क्या कर सके, वस्त्रों का निर्माण कर सके। पशुओं का चारा, जैसे कि रिंच का हो गया, बरसीम हो गया, इसके साथ में गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, पर्ल मिलेट वगैरह हो गया, तो इनसे क्या करते हैं, इनसे बेटा पशुओं को आहार भी मिलता है। इसके बाद में आता है मटेरियल
फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब कृषि आधारित उद्योगों के लिए, जैसे कि अपन बात करते हैं चीनी का कोई उद्योग है, चीनी का उद्योग है तो उसके लिए गन्ना अवेलेबल करवाना, ठीक है, चुकंदर अवेलेबल करवाना, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने कृषि आधारित जो उद्योग है उनके लिए। जैसे कि कोई वस्त्र का उद्योग है तो उसके लिए क्या करवाएंगे, उसके लिए कपास वगैरह अवेलेबल करवाएंगे। और कोई बीड़ी गुटखा सॉरी बीड़ी सिगरेट का कोई है तो उसके लिए तंबाकू अपन अवेलेबल करवाएंगे। इसके बाद में आता है सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, मतलब अपने को पता है कि बेटा 70% जनसंख्या को ये रोजगार दे रहा है तो ये बेरोजगारी को खत्म कर रहा है। किसको खत्म कर रहा है बेटा, बेरोजगारी को खत्म कर रहा है। इसके बाद में आता है फॉरेन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, मतलब बात करते हैं ये विदेशी व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देते हैं। विदेशी व्यापार और किसको बढ़ावा देते हैं, ये निर्यात को क्या करते हैं बेटा, बढ़ावा देते हैं। तो फॉरेन ट्रेड और एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अपने एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको मार्केट में भी तो सेल आउट करेंगे। तो ये भी एग्रीकल्चर का क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में आता है देश के आर्थिक विकास में, क्योंकि ये क्या देता है, नेशनल इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी में अपना योगदान देता है। क्या देता है, नेशनल इकोनॉमी मतलब राष्ट्रीय आय में क्या करता है, अपना एक हिस्सा प्रदान करता है, अपना एक पार्ट प्रदान करता है, ठीक है। तो बेटा ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है क्या बेटा, ये अपने पास में हो जाता है कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट। बहुत छोटा चैप्टर था। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत की कितनी आबादी है, भारत की आबादी बता दो जो कि कृषि पर निर्भर है, पहला कमेंट करके बता दो। दूसरा पॉइंट आपसे पूछता हूं कि मौसम पूर्वानुमान का, वेदर फोरकास्टिंग का जो पता है वो किसके द्वारा पता चलता है, मौसम पूर्वानुमान का किसके द्वारा पता चलता है। इसके साथ में एक क्वेश्चन है अपने को अथर्ववेद में, या ऐसे बता दो कि पादप सुरक्षा की जानकारी कहां पर मिलती है, ठीक है, ये आपको बताना है बेटा, ठीक है, ये आपको बताना है। और भारत में कृषि इतिहास बुक के पिताजी कौन थे, जनक कौन थे, ये आपको जरूर बताना है। और अब मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर आपका क्या हो चुका है बेटा, कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर इज ओवर, फर्स्ट चैप्टर क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। और इसके साथ में इसको मेरे को याद करके सुनाना, याद करके मेरे को सुनाओगे। सभी बच्चों से मैं आपसे पूछूंगा, जो साथी जुड़ चुके हैं उन सभी साथियों को पूछूंगा, मैंने जो जो बताया है, मैंने जो जो बताया है वो सारी चीजें मैं पूछूंगा। और इसके साथ में आपके लिए कॉल भी होगा और उस क्लास में सभी बच्चों को ऐड होना है और सभी को बताना भी है। ऑफलाइन की तरह होगा, ऐसे नहीं कि सर हमने तो कोर्स ले लिया हम तो नहीं पढ़ेंगे, सभी साथियों को पढ़ना है। और सभी को कुछ भी डाउट है मेरे से पूछिएगा, नंबर है बेटा, मोबाइल नंबर नोट डाउन कर लो, इन नंबरों पर मैसेज कर दो सभी साथी। पर्सनली मैं आपका जो भी मैसेज है वो अटेंड करूंगा। और इसके अलावा कुछ भी डाउट है इस चैप्टर में, कुछ भी पूछना है मेरे से पूछिएगा। और इसके साथ में नोट्स बनाओ आपके लिए, पीडीएफ इंग्लिश में भी अवेलेबल होगी, हिंदी में भी अवेलेबल होगी। तो सारे साथियों को ये क्या करना है बेटा, नोट डाउन करना है। इसके साथ में ही जल्द आपका एक सेशन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। ओके, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के साथ में कल मिलेंगे। आज अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर अपन तब लेकर आएंगे जब आप इसको कंप्लीट याद कर लोगे, तो जल्दी से इसको कंप्लीट याद कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट है इन नंबरों पर क्लियर कर दो, और क्लियर होते ही व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि सर क्लियर हो चुका है, याद हो चुका है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।